हेलो दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वहाँ से। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स का अलग अलग ब्रांचेज होता है। उसमें से एक ब्रांचेज अगर कहें, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम देख लिए, नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं। नंबर सिस्टम का चाहो तो वीडियो देख सकता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, उसका भी करेंगे, हम लेकर के आएंगे उस पर वीडियो। तो ध्यान देने के बात है कि अगर बात करें, जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, अलजेब्रा पढ़े होंगे, पोलिनोमियल्स इसके में पढ़े थे, अलजेब्रा में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़े थे, ठीक है। हम लोग ज्योमेट्री पढ़े थे, मेंसुरेशन पढ़े थे। उसी तरह से एक तरीका का एक चैप्टर और लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ये क्लास 10th का न्यू चैप्टर है और 10th के बच्चे को ही पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारे लिए एक न्यू चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें कुछ खास स्पेशल बात है, जो कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे ये बढ़ा, कैसे इनका यूजेस बढ़ा, है ना, इन सब के बारे में हम लोग छोटा सा डिटेल बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो हम लोग पहला बात लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। लिखते हैं इसको, होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। इट teaches us the relation of side and angle of triangle, ठीक है। सबसे छोटा पॉलीगन का बात करें तो सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। तो खास करके ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वो ब्रांच है जो हमको रिलेशनशिप सिखाता है, किसके किसके बीच में, साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो 3 गो एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होगा, उसके मेजरमेंट के बारे में जो मैथ्स हमको सिखाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड ट्रिगोनो और मेट्रॉन से बना हुआ है। तो समझते हैं यहाँ पर, ग्रीक वर्ड ट्रिगोनो जिसका मतलब होता है ट्राइंगल, इसका मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। तो एक सीधा सा लॉजिक लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ, इट इज द 3 एंगल मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिखाता है कि एंगल के, तीनों एंगल के मेजरमेंट को हमको सिखा देता है, ठीक है। बात करें कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। बहुत समय पहले, अगर हम लोग बात करें, बहुत समय पहले लोगों को ऐसा विश्वास था कि धरती जो है ना चपटा है। बहुत समय पहले लोगों को ऐसा विश्वास था कि धरती चपटा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का बात बदला। ऐसे धरती गोल भी नहीं है, ऐसा मत समझना कि धरती गोल है। वास्तव में धरती गोल नहीं है, जियोराइड शेप में होता है, या जियोड शेप कहते हैं इसको धरती को जियोड शेप में गिना जाता है, जियोड, ठीक है। ऐसा शेप होता है धरती का शेप जियोड शेप होता है। अरे कैसे गोल कह सकते हैं, सोचो ना, कहीं पे बड़ा बड़ा पहाड़ है, कहीं पे गहरा गहरा समुद्र है, ठीक है, कहीं घना जंगल है, कहीं रेगिस्तान है, तो कैसे धरती को एकदम गोल ले लेंगे। वास्तव में जियोड शेप जो होता है, थोड़ा सा इस तरीका सा ऐसे होता है। तो अगर हम लोग इसको एवरेज गिनेंगे ना, एवरेज जैसे ऐसे एवरेज करेंगे ना, तो इससे एक सर्कुलर पाथ यहाँ से गुजर जाता है। इस कारण से हम लोग को धरती किताब कॉपी में ऐसे पढ़ाया जाता है कि राउंड शेप में होता है, लेकिन वास्तव में धरती का शेप जियोड शेप ही होता है, ध्यान रखना। तो समझने में आता है कि बहुत समय पहले लोगों को ऐसा विश्वास था, मान्यता था कि धरती चपटा है। लेकिन समय के साथ लोगों का बदलाव हुआ, लोग समझे, बात जाने, ठीक है ना। ट्रैवलिंग एक रास्ता खुला, कह सकते हैं समुद्री रास्ता से बहुत लोग ट्रैवल करते थे, उनके विचार बदले। बाद में इन सब चीज़ों में उन्होंने बताया कि नहीं, धरती वास्तव में गोल है। ऐसे कहा जाए तो इंडियन मैथमेटिशियन सोच सकते हैं कि आर्यभट्ट ने क्या सोच के जीरो का आविष्कार किया था, उसका क्या रिलेशन रहा होगा जीरो के साथ, उन्होंने जीरो का आविष्कार क्यों किया था, सोचने वाला बात है। ऐसा ही सिंबल उन्होंने जीरो को क्यों बनाया। जीरो अपने आप में एक मिस्ट्री है, कह सकते हैं ये पूरा इन्वर्स का एक्सपेंशन दिखाता है, या धरती का शेप दिखाता है, या फिर मून का शेप दिखाता है, या फिर हमारे कह सकते किसी भी आकाशगंगा का कोई भी कंसेप्शन के बारे में। जीरो एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ नंबर है, हम लोग नंबर के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक शेप के रूप में जीरो को देख सकते हैं।
तो इन सब रिलेशंस के बारे में इंडियन मैथमेटिशियन या फिर कह सकते हैं फॉरेन के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन सब चीज़ को अध्ययन किया और समझा कि मान लेते, जस्ट इमेजिन करते हैं कि पहले ज़माने में जो थे, पुराने ज़माने के लोग, उनका तो मेन मार्ग होता था पानी, वाटर से ही जाते थे, समुद्र से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो उनके पास एक कन्फ्यूजन होता था, जहाँ वो समझते थे कि धरती एक चपटा है और धरती के एक कोना पे जाएंगे ना तो हम अथाह खाई में गिर जाएंगे, ठीक है, ऐसा सोचते थे कि अथाह खाई में गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को 6th सेंचुरी तक लोग यही समझते थे। लेकिन 6th सेंचुरी में एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जिस जगह से स्टार्ट किया था पूरा घूम घाम के फिर उसी जगह पहुंच गए। तो इससे कंक्लूजन निकाला गया कि वास्तव में धरती चपटा नहीं है, धरती गोल है। क्या है कि जहाँ से स्टार्ट किए फिर वहीं पहुँच रहे हैं। यानी कोई चीज़, जब कोई चीज़ रिंग में घूम रहा हो या रिंग में हो तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर चपटा होता तो एक कोना से दूसरे कोना तक जाते हैं, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ तो पहुँचते नहीं, ठीक है। ऐसा कंसेप्शन लो में बदला, फिर धीरे धीरे कंसेप्शन बदला। तो सबसे पहला वैज्ञानिक जो था कोपरनिकस, जिसने कहा था धरती गोल है। वास्तव में हम लोग जियोड शेप या धरती के शेप के बारे में हम लोग इस सब के बारे में नहीं पढ़ने वाले। ये सब जियोलॉजी का चैप्टर है, जो ज्योग्राफी होते हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर है, उन चैप्टर के बारे में है। हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज हमारे समय में क्यों पड़ा, या फिर उस समय के वैज्ञानिक को या उस समय के ट्रैवलर को ये किस तरीक़ा से हेल्प करता था। तो जानते हैं समुद्र में जब शिप उप निकलता है तो उसको नेविगेट करना पड़ता है। जैसे टाइटैनिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि थोड़ा सा गलती हुआ और टाइटैनिक जाके आइसबर्ग से टकरा करके चकनाचूर हो के डूब गया, पूरा खत्म, ठीक है। लेकिन उनके पास तो टेक्नोलॉजी था, फिर भी वो तो मिस्टेक से गया। समझ सकते हैं, टाइटैनिक मिस्टेक से गया। हम लोग बात करें कि अगर उस समय में ऐसा था कि लोगों को टापू के बीच में, जैसे मान लो कि यहाँ पर समुद्र है, ये समुद्र है और इसमें कोई जहाज़ है, ये जहाज़ समझते हैं कि ये जहाज़ है, ऐसे समझ लेते हैं कि ये जहाज़ है, ठीक है, जहाज़ है। इधर कोई इस समुद्र में चल रहा है, इधर रास्ते में कोई टापू है, यहाँ टापू है, टापू समझ सकते हैं, आइलैंड, ये है आइलैंड, ठीक है। तो समुद्र से देखने पर हम लोग जानते हैं कि धरती जो होता है ना, हर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर एवरेज 20 किलोमीटर पर धरती 1 डिग्री झुक जाती है। धरती जो है 1 डिग्री झुक जाती है। ध्यान रखना है, जैसे यहाँ से टापू पर से, ये समुद्र पर से ये टापू देखेगा तो उसको झुका हुआ डिस्टेंस, या कह सकते हैं उसका सही डिस्टेंस का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। सही डिस्टेंस का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, ये जहाज जाता जाता समुद्र से, आइलैंड से पहले ही टकरा जाता है किसी पत्थर से और टूट करके सारा कहानी खत्म। तो इस चीज़ को नेविगेट करने के लिए कि आखिर यहाँ से इसका रियलिस्टिक डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना, ये वास्तव में कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा। विजन कहीं और होता है, डिस्टेंस कुछ और होता है। देखने के लिए तो आँख से चांद भी दिखाई देता है, लेकिन क्या चांद का डिस्टेंस आँख से कैलकुलेट किया गया होगा? नहीं, रेडियो वेव से कैलकुलेट किया गया कि आखिर जाने में डिस्टेंस टाइम कितना लग रहा है, उसके आधार पर। आँख से देख के तो कैलकुलेशन हुआ नहीं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूजेज है। इसका यूजेज पड़ा हम लोग को ओशियनोग्राफी में। ओशियनोग्राफी समझते हैं, जिसमें समुद्र के लहरों के ऊंचाई को नापने में इसका यूज किया गया। समझते हैं इसका यूज किया गया मैप्स के बनाने में। जो हम लोग देखते हैं आज कि पूरा दुनिया का मैप एक छोटा सा कागज़ में आ जाता है, या भारत का मैप एक छोटे से कागज़ में आ जाता है, तो इस मैप के क्रिएशन में हमको ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं पहाड़ की ऊंचाई हो, बिल्डिंग की ऊंचाई हो, या फिर कह सकते हैं इंजीनियरिंग का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो बात समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग जो हुआ, आखिर इसका कंसेप्ट कैसे डेवलप किया गया और रेशियो का रिलेशन कैसे निकाला गया। तो ध्यान देंगे बात यहाँ पर, समझते हैं थोड़ा सा हम लोग इन रिलेशंस के बारे में समझते हैं। तो बात ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले 9th का एक थ्योरम देखते हैं। 9th में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, अगर ध्यान हुआ, जो 9th का स्टूडेंट होगा या 9th में पढ़ा होगा उनको ध्यान होगा कि ज्योमेट्री में एक रिलेशन आया था। ऐसे एक सर्किल है, इमेजिन करते हैं एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि 2 आर्क है, एक आर्क है A और एक आर्क है B, समझते हैं। तो इस सेंटर के हेल्प से, इस सेंटर पर और इन आर्क के हेल्प से एक एंगल सब्सटेंड किया गया AOB। समझने की कोशिश करेंगे तो इस एंगल का मान रख दिया गया, कुछ भी मान होगा, समझते हैं। और इसी आर्क से हेल्प से हम लोग इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर भी एक एंगल सब्सटेंड किया ACB। कौन सा एंगल सब्सटेंड किया? ACB। तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट था कि एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल
टू द सेंटर ऑफ सर्किल एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज डबल ऑफ इट। मतलब कहने का सेंस है कि यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का एंगल है, इस दोनों में एक रिलेशन है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, समझ में आया। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। ये 9th क्लास का थ्योरम है। इस थ्योरम से हमको ये पता चलता है कि अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा, ये 30 होगा तो ये 60, ये 90 होगा तो 180। ठीक है, तो इसी को आधार बना करके अगर हम एक इस तरीका का रिलेशन निकालें कि जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है। क्या है ये? एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और यहाँ से आर्क AB है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों साइड को मिलाने वाला और सेंटर से गुजरने वाला लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर। इसको क्या कहा जाता है? डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो डायमीटर पर अगर डायमीटर जो होता है सेंटर से स्ट्रेट लाइन से गुजरता है और इस पर बनता है एंगल कितना? 180 डिग्री। ठीक है, और इसी आर्क AB से अगर सरकमफ्रेंस पर एक एंगल सब्सटेंड किया जाए, ये वाला एंगल सब्सटेंड किया जाए ACB, तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ का एंगल और यहाँ के एंगल में क्या रिलेशन होगा? तो ये 180 डिग्री है, तो ऑब्वियस बात है कि ये 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री का होगा? ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 180 है, तो ये 90 डिग्री है। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC में C कोण जो है, ये ABC एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें C एंगल जो है ये राइट एंगल है। अगर ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। और ABC कैसा ट्रायंगल होगा? ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इतना बात तो समझ में आया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका एंगल C जो है 90 डिग्री पर है। तो एक रिलेशन अगर हम लोग यहाँ से देखें A, B और C में, तो C के साइड सामने वाला जो साइड है, देखते हैं एंगल C के सामने वाला साइड AB है जो डायमीटर ऑफ सर्किल है। वास्तव में हम लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड जो डायमीटर ऑफ सर्किल है और इसके साथ जो 90 डिग्री दो साइड से बना हुआ ये 2 साइड, समझ सकते हैं कि ये 2 साइड, ये 2 साइड समझना, यहाँ पर एक साइड और यहाँ पर एक साइड, इन 2 साइड को है ना, हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन उन्होंने कहा कि इसको हम लोग कहते हैं जीवा। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड। कॉर्ड, इसको कहते हैं कॉर्ड। या फिर हिंदी में संस्कृत का एक वर्ड होता है कोटि। कोटि मीन्स होता है टुकड़ा। कोटि मीन्स होता है टुकड़ा। कोटि मीन्स टुकड़ा। देख सकते हैं कि ये 2 साइड जो है इस सर्किल को टुकड़ा कर दे रहा है, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। ठीक है, तो ऐसे हिस्से जो सर्किल को 2 टुकड़े में कर दिए, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, देख सकते हैं, तो इसको कोटि कहा गया। और यही कोटि शब्द जो बना, यही कोटि शब्द बाद में कॉट वर्ड में बदल गया। ठीक है, कैसे वर्ड में बदल गया? यही कोटि शब्द जो था, कोटि है ना, कॉट शब्द में बदल गया। और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक था, या कह सकते हैं मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, वो आर्यभट्ट थे जिन्होंने कोटि का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी सर्कुलर पाथ, या कह सकते हैं किसी धरती के जो कोटि थे, सर्कुलर पाथ या धरती के जो कोटि थे, उनका रेशियो निकालने का उन्होंने एक अच्छा सा रिलेशन निकाला था कि अगर इन दोनों साइड का जो जिसको हम लोग जीवा कह रहे हैं, इनका रेशियो निकाल लें तो हमको उस कोटि एंगल का पता चल जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं ये कोण थीटा है इसमें, ठीक है, और इस थीटा एंगल के लिए हमको कोटि का रिलेशन निकालना है, तो इस साइड और इस साइड का रिलेशन। ठीक है, तो जैसे इसमें कौन सा है? AC है, यहाँ का रिलेशन BC है। ये रिलेशन निकाल देंगे तो हम लोग का कोटि एंगल यानी इस एंगल के बारे में पता चलेगा। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉट एंगल कह सकते हैं। कॉट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये कॉट एंगल है। तो कोटि एंगल पता करने के लिए आर्यभट्ट ने क्या किया था कि 2 जीवाओं का रेशियो निकाला था। 2 जीवाओं का रेशियो निकाला था और यही आधार पर था ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में किस में लगता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ध्यान रखना है कि दुनिया में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वास्तव में उस सर्किल का डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? डायमीटर ऑफ सर्किल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और ट्रायंगल के फॉर्म में देखा जाए तो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड यानी हाइपोटेनस है। ये कौन सा है? हाइपोटेनस।
ये क्या है मेरा, हाइपोटेनस है। साइड कौन सा है मेरा, हाइपोटेनस। ये दोनों कॉर्ड जो इससे साथ लग के बने हुए, ये कॉर्ड तो है ही, लेकिन 90 डिग्री जिसके साथ बनते हैं उसमें से एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस कहा गया है। क्या कहा जाता है, बेस। ध्यान रखेंगे, एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस कहा जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये रिलेशन था। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, और एक बात और समझते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग यहाँ कॉपी करके लिख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है। देख लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, ये रहा मेरा ए, ये मेरा बी मान लेते हैं, इसको सी, ए सी को मान लेते हैं सी। ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, इसमें से किसी एक एंगल को थीटा मान लेते हैं। थीटा वास्तव में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल होता है, इसको कहा जाता है थीटा। थीटा है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल होता है। और इस थीटा के लिए जो रेशियो निकालते हैं, इस थीटा एंगल के लिए साइड में जो रेशियो निकालते हैं उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। तो हम लोग इसको हटाते हैं। इस थीटा एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, थीटा एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिलेशन या फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ टी रेशियो, फंक्शन ऑफ टी रेशियो फॉर एंगल थीटा। और इसमें 6 रिलेशन निकल के आते हैं। देयर आर 6 रिलेशन। कितने रिलेशन निकल के आते हैं, 6 रिलेशन। और इन 6 रिलेशन को हमने यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर, इसको कहा जाता है 6 रिलेशन, यही है टी रेशियो का। ठीक है, टी रेशियो का 6 रिलेशन यह है। इसका फुल फॉर्म होता है साइन, याद रखना है, स्पेलिंग होता है SINE साइन। दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। तो अगर इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखे तो ये साइन का साइन लिखाता है, या इसी को कहते हैं साइन थीटा। कोसाइन का कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, टेंजेंट को टेन थीटा लिखते हैं, कोसेकेंट को कोसेक थीटा लिखते हैं, सेकेंट को सेक थीटा लिखते हैं। ठीक है, और कोटेंजेंट को कॉट थीटा लिखते हैं, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कॉट थीटा के बारे में। तो देखते हैं इस सब का रिलेशन होता क्या है, इन सारे का रिलेशन होता क्या है। तो ध्यान देंगे कि हाइपोटेनस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। इस दो एंगल को ही निकालना रहता है 90 डिग्री के, तो पहले से पता है। तो थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। नहीं पता है तो इसको लिख लेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और साइड along with theta कॉल्ड बेस। बेस को B से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन्हीं का रिलेशन निकलता है। जैसे कि 6 रिलेशन में अगर साइन थीटा निकालना हो, इसका साइन निकालना हो, तो रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस मतलब P/H निकल के आएगा रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर इसी का कॉस थीटा का रिलेशन निकालना हो तो B/H रिलेशन मतलब बेस बाई हाइपोटेनस का रिलेशन निकल के आएगा। और टेन थीटा का रिलेशन निकालना हो, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकलता है, यानी P/B का रिलेशन निकलेगा। कॉसेक थीटा को साइन थीटा का अपोजिट समझा जाता है, कोसाइन थीटा को सेक थीटा का, और टेंजेंट थीटा को कोटेंजेंट थीटा का अपोजिट समझा जाता है। ये दोनों तीनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम लोग कॉसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं, H/P लिख सकते हैं। सेक थीटा का क्या लिख सकते हैं, H/B लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, B/P, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये 6 रेशियो है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यही है 6 रेशियो, और इससे रिलेटेड और भी बात हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इतना नोट डाउन कर लो।